इस वक्त उस शख्स ने सुरभि को अगले ही पल बिस्तर पर धकेल दिया और तुरंत उसके ऊपर गिरकर उसे अपने आगोश में ले लिया। वह सुरभि के गले से किस करते हुए उसके पेट की तरफ बढ़ रहा था और धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ने लगा कि सुरभि प्लीज मत करो, ऐसा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तभी वह शख्स सुरभि के पेट पर बाइट करना शुरू कर देता है। तभी वह शख्स सुरभि के पेट पर फुसफुसाते हुए, डार्लिंग, कल तो तुम सब कुछ कर रही थी, ऐसा तो नहीं है हमारे बीच आज पहली बार हो रहा है? कल तो तुम्हें भी बहुत खुशी मिल रही थी। इस बात को सुनते ही सुरभि, क्योंकि कल मैं नशे में थी, नशे में मुझे लगा कि मैं अपने पति के साथ हूँ। वह शख्स हंसते हुए, ओके, तो इसका मतलब तुम्हें आज भी पिलाना पड़ेगा, तभी तुम दिल से कुछ करोगी। तभी सुरभि, नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। सुरभि के ऐसा कहते ही वह शख्स सुरभि के होठों पर अपनी फिंगर रख देता है। इस वक्त सुरभि के माथे से पसीने आ रहे थे कि अगले ही पल उस शख्स ने सुरभि के गले पर किस करनी शुरू कर दी। कहने लगा, अगर तुम चाहती हो कि मैं ये सब कुछ ना करूं तो दिल से मुझे अपनाओ, जैसे तुम कल अपना रही थी। तभी सुरभि, अगर मैं ऐसा ना कुछ की तो? सुरभि के इतना कहते इस शख्स ने तुरंत सुरभि की तरफ देखते हुए कहा, तो इसका अंजाम तुम्हें बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। और ये कहते उसके फेस पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ चुकी थी। सुरभि समझ चुकी थी कि वह आदमी उसे जैसा कह रहा है उसे वैसा करना पड़ेगा। इसी वजह से वह धीरे धीरे उसका साथ देने लगी थी। हालांकि उसका मन बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन यह उसकी मजबूरी बन चुकी थी। धीरे धीरे उस शख्स ने सुरभि के होठों पर अपने होठ टिका दिए और फिर स्लोली स्लोली उसे किस करने लगा था। लेकिन धीरे धीरे ये किस का जो लेवल था वह बढ़ना शुरू हो चुका था। दोनों में ही एक पैशनेट किस होनी शुरू हो चुकी थी। इस वक्त सुरभि भी धीरे धीरे उस शख्स की आगोश में डूबती जा रही थी। उसने भी किस बैक करना शुरू कर दिया था। दोनों ही 1 मिनट का सांस बिल्कुल नहीं ले रहे थे। तभी अगले ही पल उस शख्स ने सुरभि पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तभी सुरभि ने भी उस शख्स का हाथ कसकर पकड़ लिया था। आज फिर से इस सर्दी के मौसम में भी रूम में पूरी गर्माहट महसूस हो रही थी। ये गर्माहट उस शख्स और सुरभि की थी। सुरभि के बदन को भी इन सब की जरूरत थी, क्योंकि इससे पिछले 6 महीनों से उसका पति हमेशा उससे दूर रहता था। सुरभि जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करती तो सिद्धार्थ उससे कोई ना कोई बहाना कर देता, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि सिद्धार्थ उसकी ही बहन के साथ अपने नाजायज रिश्ते बना रहा था। इसी वजह से आज सुरभि के बदन को इन सब की जरूरत थी। यह बात वह शख्स अच्छे से जानता था। हालांकि सुरभि ऐसी लड़की नहीं थी, वह एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी, जिसने अपने परिवार की देखभाल के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वह दिन रात अपने ससुराल में काम करती, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ससुराल वालों ने उसके साथ ऐसा सलूक किया, इसके बारे में उसने जिंदगी में भी सोचा नहीं था। लेकिन जिंदगी में कब किसके साथ कुछ हो जाए ये किसी को कुछ मालूम नहीं। इसी के साथ दोनों की रात रूम नंबर 506 में गुजर जाती है। अगली सुबह सुरभि जैसे धीरे धीरे अपनी आंख खोलती है तो आज फिर से उसका बदन पूरा दर्द करने लगता है। वह करवट बदल कर जैसे उठकर देखती है तो आज फिर से वह रूम की हालत खराब थी। हर तरफ सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। पिलो बिस्तर के नीचे गिरे हुए थे। सुरभि जैसे ही आंख बंद करती है तो उसे कल रात की याद आ जाती है। सुरभि अपनी आंखें खोलते हुए, पता नहीं क्या होगा आगे, मैं कब तक ये सब करती रहूंगी, मैं कब इन सब से बाहर निकलूंगी, वह ये सोचती है कि तभी उसके फोन पर उस शख्स की कॉल आती है। सुरभि तुरंत फोन कॉल रिसीव करती है। तभी दूसरी तरफ से, माई डार्लिंग, तुम उठ गई हो ना? जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ और अच्छे से नाश्ता करना। पहले से भी तुम बहुत ज्यादा कमजोर लग रही हो और अपने खाने पीने पर अच्छे तरीके से ध्यान दो। सुरभि ये सुनते ही, तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें वो मिल रहा है और तुम मुझे कब तक ऐसे ही रखने वाले हो? देखो, अगर तुम मुझे रोज यहाँ पर बुलाओगे तो मैं नहीं आने वाली हूँ। सुरभि ने इतना कहा था। तभी दूसरी तरफ से, डार्लिंग, तुम बहुत बोलती हो, मैंने कहा था ना कि मेरे सामने ज्यादा बोलना मत। पहली बात, मैं जब तक चाहूंगा तुम्हें अपने पास रखूंगा और तुम इससे पीछे भी नहीं जा सकती और तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। इसी वजह से चुपचाप ब्रेकफास्ट करो और हाँ, क्लोजर रूम में कुछ कपड़े पड़े हुए, तुम चेंज कर लेना और ड्राइवर भी नीचे खड़ा है, तुम्हें जहाँ जाना होगा वो तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन तुम्हें फिर रात को फिर से वापस इसी होटल में आना है, ये बात तुम भूलना मत। तभी सुरभि ये सुनते ही कुछ पल के लिए फ्रीज हो चुकी थी, क्योंकि उसे लगा था ये शख्स सिर्फ और सिर्फ उसके जिस्म से प्यार करता है। आज तक कभी भी सिद्धार्थ ने उसके लिए इतना नहीं सोचा था। सिद्धार्थ और उसकी शादी को पूरे 4 साल हो चुके थे, लेकिन इन 4 सालों में भी कभी भी सिद्धार्थ ने उससे प्यार से बात नहीं की थी और ना ही कभी उसके खाने पीने के बारे में पूछा। लेकिन आज इस शख्स से इतनी सारी बातें सुनकर सुरभि कुछ देर के लिए हैरान रह चुकी थी। वह मन में सोच रही थी, आखिर तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? ये चाहता तो मेरे साथ अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता था कि मैं भाड़ में जाऊं, इसे मुझे क्या लेना देना।
फिर भी ये सब कुछ सोच रहा है। तभी दूसरी तरफ से, बहुत कुछ लेना देना है तुमसे, तुम नहीं समझ पाओगी। फिलहाल जैसा कहता हूँ उस पर ध्यान दो। यह कहते उस शख्स ने फोन कट कर दिया था। तभी सुरभि मन में, इससे कैसे पता चला मैं क्या सोच रही हूँ। सुरभि फोन रख कर जैसे ही फ्रेश होने के लिए जाती है और वापस आती है तो वह क्लोजेट रूम में कपड़े लेने के लिए जाती है, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि उसने 2 दिन से कपड़े चेंज नहीं किए थे। यह बात कहीं ना कहीं उसे भी एम्बेरस फील कर रही थी। इसी वजह से वह क्लोजेट रूम में जाती है और जैसे ही क्लोजेट रूम में जाकर डोर खोलती है तो यह देखकर दंग रह जाती है कि वहां पर बेहद खूबसूरत डिजाइनर कपड़े पड़े थे। सुरभि जैसी एक ब्लू कलर की साड़ी उठाती है तो देखती है कि उसका ब्लाउज भी उसकी फिटिंग का ही था, बल्कि क्लोजेट रूम में जितने भी कपड़े पड़े थे उसकी फिटिंग के अनुसार थे। सुरभि यह सब देखकर बेहद हैरान थी। आखिर कहने लगी, इतनी जल्दी इन्होंने कैसे ये सब अरेंज किया। सुरभि यही सोच रही थी कि तभी उसे माधुरी की कॉल आती है। सुरभि तुरंत कॉल रिसीव करते हुए, जी आंटी, दादी की तबीयत ठीक है ना? उन्होंने दवाई ली ना? उन्होंने नाश्ता वगैरह किया है? तभी दूसरी तरफ से, अरे बेटी शांत हो जाओ, फोन उठाते इतने सवाल करने शुरू कर देती हो। मैं तो तुझे ये बताने के लिए कॉल की हूँ कि तेरी दादी की तबीयत ठीक है, लेकिन वह बार बार तेरे बारे में पूछ रही है। मैंने उन्हें बताया है कि सुरभि आती होगी। तभी सुरभि, ओके आंटी, मैं जल्दी आ रही हूँ, ये कहते उसने तुरंत फोन कट कर दिया। सुरभि जैसी साड़ी पहनकर तैयार होती है तो रूम का डोर नॉक होता है। बाहर वेटर हाथ में नाश्ते की ट्रे लेकर खड़ा था। सुरभि बिना देरी किए नाश्ते करने लगती है और उसके कुछ देर बाद सीधा गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। हॉस्पिटल जैसे ही पहुंचती है तो वह देखती है कि सिद्धार्थ और रागिनी एक दूसरे का हाथ पकड़कर वार्ड के बाहर आ रहे थे। सिद्धार्थ माधुरी को देखते हुए, अच्छा हुआ तो तुम मुझे यहाँ पर मिल गई। मैं ये डिवोर्स के पेपर लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मैं इस रिश्ते से आजाद हो जाऊं। दूसरी तरफ से रागिनी, हाँ, सिद्धार्थ सही कह रहा है। मैं दादी को भी इन सब के बारे में बता दी हूँ। मेरी प्यारी बड़ी दी, तुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुरभि ये सुनते ही गुस्से से, रागिनी, तूने मेरे साथ इतना कुछ किया, मैंने फिर भी तुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन कम से कम तुझे दादी की तबीयत के बारे में सोचना चाहिए था। अभी वह यह सब चीज नहीं हैंडल कर पाएंगी। दूसरी तरफ से सिद्धार्थ, तो हमने तो कोई ठेका नहीं लेकर रखा है। एक न एक दिन सच्चाई तो मालूम होगी, तो आज क्यों नहीं? सिद्धार्थ के मुंह से ये बातें सुनकर सुरभि को बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि सुरभि सिद्धार्थ से बहुत प्यार करती थी। लेकिन आज सिद्धार्थ को अपनी बहन के साथ खड़ा देखकर उसके दिल को बहुत तकलीफ पहुंच रही थी। तभी सुरभि गुस्से से, मैं नहीं दूंगी तुम्हें डिवोर्स। इस बात का फायदा उठाते हुए रागिनी, सिद्धार्थ, मैंने कहा था ना, ये एलमनी मांगेगी तभी तुम्हें डिवोर्स देगी। ये लालची है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार करती है। उसने आज दिखा दिया। सिद्धार्थ रागिनी की बात सुनते ही गुस्से में, हाँ रागिनी, तुमने सही कहा था। मुझे ही पहचानने में गलती हो गई। मेरी ही सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने इस पर विश्वास किया। तभी सुरभि, विश्वास की बात तो तुम मत करो। विश्वास तो तुमने मेरा तोड़ा है। अब इस रिश्ते को भी खत्म कर रहे हो। दूसरी तरफ से सिद्धार्थ, क्योंकि तुम मुझे बच्चा नहीं दे सकती थी, तुम बांझ हो। सुरभि रोते हुए, मैं बच्चा नहीं दे पाई, इसी वजह से तुम किसी और के साथ अपना रिश्ता निभा लिए। मैं बच्चा नहीं दे पाई, इसी वजह से तुम आज मुझे डिवोर्स दे रहे हो। इन सब में मेरा क्या? मैं किस सिचुएशन में खड़ी हूँ तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ हमारा रिश्ता, दूसरी तरफ मेरी माँ ना बनने की तकलीफ, और तीसरी तरफ तुमने दादी को बार बार एक के बाद एक सदमा दिया है। मुझे लगा था कि तुम मेरे साथ खड़े रहोगे। माँ जी बेशक गुस्सा करेगी, लेकिन तुमने तो, रागिनी समझ चुकी थी कि सुरभि की बातों से सिद्धार्थ कहीं इमोशनल ना हो जाए। इसी वजह से वह तुरंत, बंद करो अपना ड्रामा और जल्दी से इन पेपर पर साइन करो, और मुझे उस सिद्धार्थ को जाने में देरी हो रही है। तभी सिद्धार्थ, हाँ, सही बोल रही है रागिनी। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो तुमने कभी भी मेरे पैसों से प्यार नहीं किया, तो तुरंत इन पेपर पर आज और इसी वक्त साइन कर दो। सुरभि रोते हुए रागिनी की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। सुरभि के पास अब कोई रास्ता नहीं था। सुरभि ने इस रिश्ते को दिल से निभाया था। इसी वजह से वह बिना देरी किए उन पेपर पर साइन करती है। लेकिन वह साइन करके जैसे ही वह पेपर सिद्धार्थ को पकड़ाती है और तुरंत कहती है, तुमने जिसके लिए मुझे छोड़ा है, एक ना एक दिन वह तुम्हें भी छोड़कर चली जाएगी। तब तुम्हें समझ में आएगा तुमने मेरे दिल के साथ और मेरी जिंदगी के साथ क्या खिलवाड़ किया है। रागिनी उन पेपर को लेकर तुरंत सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर चली जाती है। लेकिन सुरभि इस वक्त घुटनों के बल बैठकर खूब रोने लगती है। उसे रोता हुआ देख थोड़ी देर के बाद माधुरी आती है और उसे हौसला देती हुए, बेटी रो मत, हमें सब कुछ मालूम हो चुका है। तुम जल्दी से उठो और अपनी दादी को जाकर संभालो। रागिनी के जाने के बाद अब कोई मेडिसिन भी नहीं ले रही। उनके लिए मेडिसिन लेना बहुत जरूरी है। सुरभि माधुरी की बात सुनते ही तुरंत अपने आंसू पोंछकर वार्ड के अंदर चली जाती है। इस वक्त उसकी दादी की आंखों में आंसू थे।
सुरभि बिना देरी के अपनी दादी को गले लगाती है। उसकी दादी उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए, क्यों मेरी बच्ची, तू इतना गम सहती है? तूने कल क्यों नहीं बताया कि आखिर सिद्धार्थ तुझे डिवोर्स क्यों दे रहा था? उस कलमुही ने ही सिद्धार्थ को फंसाया होगा। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि ये तेरी सौतेली बहन दिल की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसकी माँ वैसी ही है। मैं तेरे बाप को भी पहले समझाई थी कि वह उस औरत से शादी ना करे, लेकिन तेरी माँ के मरने के बाद तेरे बाप ने उस औरत से दूसरी शादी कर ली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मेरा बेटा भी इस दुनिया से जा चुका। सारी संपत्ति इन दोनों माँ बेटी ने हड़प ली और हम दोनों को घर से निकाल दिया। तभी सुरभि, दादी, हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? माँ पापा भी मुझे छोड़कर चले गए। जिसके साथ शादी की उसने भी मुझे छोड़ दिया। ये सुनते ही सुरभि की दादी उसके आंसू पोंछते हुए, नहीं बेटा, तू रो मत, अपने आप को संभाल। मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे साथ रहूंगी। आज भी इन बूढ़ी हड्डियों में जान है। मुझे कमजोर मत समझ। तू मेरे साथ अभी खुराना इंडस्ट्री चल। मैं वहां जाकर तेरी सास से बात करती हूँ। तभी सुरभि, नहीं दादी, कुछ भी अब नहीं होने वाला, क्योंकि मेरी सास भी उन दोनों का साथ दे रही है और अभी सिद्धार्थ कुछ देर पहले ही मुझे डिवोर्स के पेपर पर साइन करवा कर गए हैं। यह सुनते ही सुरभि की दादी, लेकिन बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? सुरभि रोते हुए, दादी और क्या करती? सिद्धार्थ ने इन 4 सालों में कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया। शादी तो की, लेकिन वह अपनी ही जरूरतों को पूरा करते थे। सारा दिन घर के में काम करती। कभी भी वे मुझे घुमाने के लिए या फिर कोई पार्टी में भी लेकर नहीं गए। कोई भी मुझे नहीं जानता कि मैं सिद्धार्थ खुराना की पत्नी हूँ। लेकिन आज सिद्धार्थ रागनी का हाथ पकड़कर बेझिझक इधर उधर घूमते हैं। आज उन्हें बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं। सिद्धार्थ की आंखों में मैंने आज रागनी के लिए प्यार देखा है। और दादी, मैं कैसे जबरदस्ती ये रिश्ता निभाती? आप ही कहती है ना, रिश्ते दिल से निभते हैं। दूसरी तरफ खुराना इंडस्ट्री में रागनी इस वक्त बेहद खुश थी। वह सिद्धार्थ के साथ डांस करते हुए, सिद्धार्थ, माय डियर हबी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि रागिनी इतनी जल्दी उन पेपर पर साइन भी कर देगी। दूसरी तरफ से सिद्धार्थ, हाँ, वो तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो एक नंबर की बेवकूफ है। इस वक्त सिद्धार्थ ने रागिनी की कमर पर हाथ रखा हुआ था और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि तभी सिद्धार्थ ने रागिनी के होठ पर अपने होठ टिका दिए। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सुरभि को बार बार अदिति की कॉल आ रही थी। सुरभि वार्ड से निकलकर जैसे ही बाहर जाती है और फोन रिसीव करती है, तो दूसरी तरफ से, सुरभि कहाँ है तू? मैं कितनी बार तुझे कॉल कर चुकी हूँ। तभी सुरभि, यार मैं हॉस्पिटल में हूँ, तू जानती है ना अदिति, दादी की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनते ही अदिति, ओके, तूने बताया नहीं, तू अब क्या करेगी? मुझे तेरी चिंता बहुत हो रही थी। तभी सुरभि, क्या बताऊंगी यार, मेरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। ये सुनते ही अदिति, ये तू क्या बोल रही है? सीधे तरीके से बोल। इस वक्त सुरभि की आंखों में आंसू आ रहे थे। तभी वह धीमी सी आवाज में, दे दिया डिवोर्स। दूसरी तरफ से अदिति, क्या बोल रही है? तूने इतनी जल्दी डिवोर्स कैसे दे दिया? तुझे तो लड़ना चाहिए था। तभी सुरभि, रिश्ते लड़कर नहीं संभाले जाते, रिश्ते हमेशा दिल से निभते हैं। सिद्धार्थ को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वह रागिनी के साथ बहुत खुश है। अगर मैं आज उसे डिवोर्स न देती तो रागिनी उसे यही कहती कि मैं सिद्धार्थ के पैसों के लिए शादी की हूँ। तू जानती है ना कि मैं सिद्धार्थ से कितना प्यार करती थी, लेकिन सिद्धार्थ ने मुझे कभी भी समझा नहीं। उसने मेरी ही पीठ पीछे मुझे धोखा दिया। इतने महीनों से वह मेरी ही बहन के साथ अपने रिश्ते निभा रहा था। तभी अदिति गुस्से से, तू भी कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर ले, तब सिद्धार्थ को पता चलेगा कि उसने तेरे साथ क्या किया है। रागिनी सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ के पैसों को देखकर शादी कर रही है। तू भी जानती है कि उसने कॉलेज टाइम से कितने लड़कों को फंसा कर रखा था। अदिति की बात सुनते ही सुरभि की आंखों के सामने उस शख्स के साथ बिताए हुए रात के वो पल याद आने लगते हैं। वह कुछ देर इसी बारे में सोच रही थी कि तभी दूसरी तरफ से, हेलो सुरभि, तू सुन रही है ना? मैं तुझसे बात करी हूँ। तभी सुरभि एकदम से होश में आती है और उसे लगता है कि अब उसे अदिति को सच बता देना चाहिए। तभी सुरभि बिना देरी किए अदिति को पिछले 2 रात उसके साथ जो जो हुआ, उसने वह सब कुछ सुरभि को बता दिया था। अदिति ये सुनते ही, ये क्या बोल रही है तू? मतलब तूने एक ऐसे शख्स के साथ नाइट स्टैंड की जिसे तू जानती भी नहीं, तुझे उसका नाम भी पता नहीं, बल्कि कुछ भी मालूम नहीं? तभी सुरभि, हाँ यार, मुझे कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन उसकी बातों से ऐसा लगता है कि वह मुझे बहुत अच्छे से जानता है। उसे मेरा नाम और सिद्धार्थ का नाम अच्छे से सब कुछ पता है, बल्कि उसे मेरी पूरी लाइफ की भी खबर रहती है। बल्कि क्लोजेट रूम में मेरे फिटिंग के अकॉर्डिंग भी सारे कपड़े पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत पहले से हो रहा था, या फिर ये बोलूं कोई प्लानिंग थी। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तभी दूसरी तरफ से अदिति, तूने जो बताया उस हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि तेरा कोई सरफिरा आशिक होगा जो तुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तुझे कैसे भी करके उसके फोन से अपनी फोटो डिलीट करनी चाहिए ताकि तू वहां से हमेशा के लिए आजाद हो सके।
ऐसे सरफरे लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। तभी सुरभि, हाँ यार तू सही कह रही है, मुझे वैसे भी डर लगता है। मैं अभी तक उसका चेहरा भी नहीं देख पाई। जब भी मैं रात को कमरे में जाती हूँ तो रूम में पूरा अंधेरा रहता है। तभी अदिति सुरभि से पूछती है, तूने कौन सा होटल बताया था? सुरभि, स्टार होटल। ये सुनते ही अदिति की आंखें बड़ी हो जाती है। वो होटल तो वीआईपी होटल है, जहाँ पर विदेश से बड़े बड़े लोग आते हैं, वहां जाकर अपनी मीटिंग करते हैं। वहां पर कोई भी नॉर्मल आदमी नहीं रह सकता। उस होटल के रूम का एक दिन का भाड़ा 1 से 1.5 लाख के ऊपर होता है। ये सुनते ही सुरभि बेहद हैरान रह चुकी थी। तभी अदिति, वह कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। अच्छा तू चिंता बिल्कुल भी मत कर, मैं जल्द ही कुछ न कुछ पता लगाने की कोशिश करती हूँ। तू मुझे बस उसका नंबर निकाल कर दे। ये कहते ही वो फोन रख देती है। सुरभि भी बिना देरी किए अदिति को वह नंबर सेंड कर देती है। अब सारा दिन सुरभि हॉस्पिटल में अपनी दादी के साथ रहती है। शाम का वक्त ठीक 7:30 बजे हॉस्पिटल के बाहर एक गाड़ी रुकती है। सुरभि समझ चुकी थी कि ये गाड़ी वही है। इसी वजह से वह अपनी दादी को बाय बोलकर सीधा गाड़ी में बैठकर स्टार होटल की तरफ निकल जाती है। वह जैसी होटल के रूम नंबर 506 में एंटर करती है तो देखती है कि इस वक्त रूम की लाइट ऑन थी। रूम पूरा फूलों से सजा हुआ था। यह देखकर सुरभि के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है और जैसे वह कुछ कहने वाली थी कि तभी पीछे से किसी ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और तुरंत कमरे की सारी लाइट ऑफ हो चुकी थी। सुरभि, ये सब आपने मेरे लिए किया? दूसरी तरफ से, हाँ मैंने तुम्हारे लिए किया है। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? सुरभि, नहीं नहीं पसंद आया, कभी किसी ने मुझे सरप्राइज दिया नहीं। तभी सुरभि, लेकिन आपने कमरे की लाइट क्यों बंद कर दी? ये कमरा बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वह शख्स, क्योंकि मैं नहीं चाहता। तभी उस शख्स ने सुरभि की बैग से उसे किस करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे सुरभि फिर से उसके आगोश में डूबने वाली थी कि तभी, लेकिन आप हो कौन? मुझे आपका नाम नहीं पता। रोज मुझे इस कमरे में बुलाते हो, मेरे बारे में सब कुछ मालूम है। तभी वह शख्स हंसते हुए, तुम्हें क्या लगता है डार्लिंग? तभी सुरभि बेबी वॉइस में, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई भूत के साथ हूँ। ये सुनते ही वह शख्स हंसते हुए, डरो मत, मैं भूत बिल्कुल भी नहीं हूँ और मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं खाऊंगा। बस हाँ, रोज तुम पर अपना प्यार भी लुटाऊंगा। तभी सुरभि, आपको पता है ना मैं शादीशुदा हूँ। दूसरी तरफ से, शादीशुदा थी सुरभि, आज ही तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, बल्कि तुमने तो उन पेपर पर साइन भी कर दिया है। ये सुनते ही सुरभि के होश उड़ जाते हैं। तभी सुरभि उस शख्स से दूर होते हुए, आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, मैं कहाँ जाती हूँ, किससे क्या बात करती हूँ। ये सुनते ही उस शख्स ने सुरभि की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, हाँ डार्लिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ। आज तो तुमने अदिति से भी बात की थी। अदिति मेरे बारे में इंफॉर्मेशन भी निकाल रही है, लेकिन वह गलत है, उसे मेरे बारे में कुछ भी मालूम नहीं होगा। ये सुनते ही सुरभि, लेकिन आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपको मेरे जिस्म से प्यार है तो एक ही बार मुझे खत्म कर दीजिए, लाश बनाकर यहाँ पर रख लीजिए और जितना चाहे आप इस्तेमाल करना। जैसे ही सबने मेरा इस्तेमाल किया है, किसी को भी मेरी फीलिंग से कोई लेना देना ही, सबके लिए मैं कठपुतली बन चुकी हूँ। तभी दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज में, खबरदार, आज तो तुम्हारे मुंह से ये शब्द निकल चुका, लेकिन अगली बार मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ जिस्म की चाहत होती तो वह मैं किसी भी लड़की के साथ कर सकता था, लेकिन तुम मेरे लिए, यह कहती वह शख्स चुप हो चुका था। तभी सुरभि, क्या, क्या हूं मैं आपके लिए? तभी वह शख्स धीमी सी आवाज में, तुम मेरे लिए अनमोल हो। तुम्हारे सो कॉल्ड हस्बैंड ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, इसका मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया ही वैसी हो, क्योंकि तुमने तो एक गलत इंसान से शादी की थी। तुम्हारी खूबसूरती से ही सिर्फ वो प्यार करता था। मैं और तुम्हारे पति सिद्धार्थ में जमीन आसमान का फर्क है। इसी वजह से आगे मुझसे कभी भी ऐसे बात बिल्कुल मत करना। तभी वह शख्स सुरभि को अकेला छोड़कर तुरंत उस रूम से निकल चुका था। तभी सुरभि रोते हुए बिस्तर पर बैठ जाती है। आखिर आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? सिद्धार्थ ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। उसे मेरी फीलिंग्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सिद्धार्थ के साथ बिताए हुए पल, उन्हें मैं कैसे निकालूं? मेरी जिंदगी में शायद प्यार लिखा ही नहीं है। आज तक मुझे कभी किसी का प्यार नहीं मिला, वह भी आधा अधूरा। उसके बाद सब के सब मुझे छोड़कर जा चुके हैं। इस वक्त स्टार होटल के रूम नंबर 506 में माहौल बेहद अलग हो चुका था। सुरभि रात भर रूम में बैठकर रोती है। उसे अपने माँ पापा की बहुत याद आती है, लेकिन इस वक्त वह किसी को भी अपनी परेशानियों के बारे में नहीं बता सकती थी। सुरभि रोते हुए अब बहुत ही ज्यादा कांपने लगती है, क्योंकि रूम में एसी बहुत तेज था। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। हालांकि रोज की तरह इस रूम में एसी ही चलता था, लेकिन आज का माहौल बेहद अलग था। सुरभि कितने महीनों से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चल रही थी, क्योंकि बच्चा ना होने की वजह से उसकी सास हमेशा उसे ताने देती थी, जिसकी वजह से उसने खाने पीने पर भी ध्यान नहीं दिया था। और उसके बाद सिद्धार्थ का उसे धोखा देना, जिसकी वजह से उसकी तबीयत पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर रहा था। सुरभि रोते हुए सिकड़ कर लेट जाती है।
दूसरी तरफ टीवी स्क्रीन पर यह लाइव कोई देख रहा था। यह देखते उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। वह तुरंत टीवी ऑफ करके बिना देरी के वहां से निकल जाता है। इस वक्त उसके हाथ में एक सिगरेट थी जिसका धुआं वह दूसरी तरफ फेंक रहा था। उसकी आंखों में बेहद गुस्सा था। वह गुस्से भरी आवाज में, डार्लिंग, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। यह कहते उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। कुछ देर बाद, सर, हम पहुंच चुके हैं। तभी वह शख्स बिना देरी किए रूम नंबर 506 में जाता है। हालांकि किसी भी वेटर और किसी भी स्टाफ को रूम नंबर 506 में जाने की एंट्री नहीं थी। वह शख्स जैसे ही रूम के अंदर एंटर होता है तो तुरंत एसी ऑफ कर देता है और बिना देरी किए अपनी शर्ट के बटन खोलकर सीधा सुरभि को पीछे से कसकर पकड़ लेता है। इस वक्त उस शख्स की गर्माहट जो थी वह सुरभि को महसूस हो रही थी और धीरे धीरे सुरभि अब नॉर्मल भी हो रही थी। इस वक्त सुरभि का बदन पूरा ठंडा हो चुका था। लेकिन उस शख्स के आने के बाद सुरभि ने खुद उस शख्स को कस कर पकड़ लिया था। तभी वह शख्स सुरभि के माथे पर किस करते हुए, मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। एक बार गलती कर चुका हूँ, अब दोबारा नहीं। इसी के साथ वह शख्स सुरभि को बाहों में भरकर सो जाता है। सुबह का वक्त, सुरभि जैसे उठती है तो रोज की तरह आज वह अपने आप को कमरे में अकेला पाती है। तभी उसे याद आता है कि रात को वह शख्स उसके पास आया था। तभी सुरभि अपने माथे पर हाथ रखते हुए, आखिर तुम हो कौन? तुम्हें मेरी इतनी परवाह है, लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं, तुम कुछ बताते भी नहीं हो। तभी सुरभि ने ऐसा कहा था कि उसके फोन पर उस शख्स की कॉल आती है। सुरभि बिना देरी किए कॉल उठाती है। दूसरी तरफ से साइड टेबल पर नाश्ता रखा गया है। चुपचाप जाकर नाश्ता करो और कुछ मेडिसिन रखी गई है। नाश्ता करने के बाद वह मेडिसिन भी लेना। तुम्हें बुखार हो चुका है, तुम्हें रात भर ठंड लग रही थी, तुम रात को एसी बंद नहीं कर पा रही थी। तभी दूसरी तरफ से सुरभि धीमी सी आवाज में, इसका मतलब आप कल रात को आए थे, तो आप मुझे छोड़कर ही क्यों गए? इतनी परवाह है आपको मेरी? तभी वह शख्स, परवाह है इसी वजह से वापस आया, लेकिन रात को जो तुमने कहा था वह आगे कभी भी अपनी जुबान पर मत लाना। और आज सारा दिन तुम इसी रूम पर रहोगी। तुम्हें पहले अपने हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। दवाई खाने के बाद तुम सिर्फ रेस्ट करो। तुम्हें पता है तुम्हारी आंखों के नीचे बहुत बड़े डार्क सर्कल हो चुके हैं, जिससे साफ पता चलता है कि तुम कई रातों से अच्छे से सोई नहीं हो। ये सुनते ही सुरभि, नहीं, मुझे दादी के पास जाना है। दादी हॉस्पिटल में अकेली है। दूसरी तरफ से, तुम्हारी दादी बिल्कुल ठीक है। अगर कोई भी जरूरत पड़ती है तो तुम्हें खुद मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। और दादी को देखने के लिए भी मैंने बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर हायर किए हैं। कल शाम को आएंगे। इसी वजह से तुम्हें ज्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है। तभी सुरभि, ठीक है, लेकिन क्या आप नहीं आएंगे? मतलब रूम में? दूसरी तरफ से, क्या बात है, तुम्हें 2 दिन में ही मेरी आदत लग चुकी है कि अब तुम मेरे बिना नहीं रह पा रही? तभी सुरभि हड़बड़ाते हुए, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह कहते ही वह तुरंत फोन कट कर देती है। आखिर ये शख्स है कौन? क्या ये शख्स सिर्फ और सिर्फ सुरभि का इस्तेमाल कर रहा है? उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।